हाँ भाई, हमने क्या पढ़ रहे थे? डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में हमने पढ़ा था डीसी सीरीज मोटर। क्लियर? हाँ, सीरीज मोटर का हमने उपयोग देख लेते हैं। ट्रैक्शन कार्य में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है। और रेलवे इंजन में या विद्युत क्रेन में या होइस्ट में जहां प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा होता है वहां काम में लिया जाता है। आपने उसमें यह भी देखा था कि हमारे पास जो मोटर होती है उसमें टॉर्क तथा लोड का जो ग्राफ होता है वो अति परवलय होता है। नहीं सॉरी, टॉर्क और कोई बात लिखा थोड़ी ना, अभी वो आ रहे ना, कर रहे हैं ऐसे नहीं। गति तथा लोड का अभिलाक्षणिक ग्राफ है वो अति परवलय है। टॉर्क और लोड का अभिलाक्षणिक ग्राफ है जो ऐसा है कि प्रारंभ में तो हमारे पास होता है परवलय, संतृप्तता के बाद आता है रेखीय। केवल ऑप्शन दे परवलय, अति परवलय, रेखीय, चरघातांकी आंसर होगा परवलय। स्टार्टिंग हिसाब से दिया जाता है तो वो हमारे पास आंसर होगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। डीसी शंट मोटर के बारे में। डीसी शंट मोटर क्या होती है, ध्यान से देखना है। डीसी शंट मोटर ऐसा है कि हमारे पास जो आर्मेचर होता है इसको सप्लाई प्रदान की जाती है और इस आर्मेचर के समांतर क्रम में हमारे पास क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग। ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज क्या है, V। यहां पर हमारे पास उत्पन्न होगा वो विरोधी विद्युत वाहक बोला था, उसे हम क्या कहते हैं, EB। ठीक है। आप देखते हैं कि यहां से जो धारा आ रही है वो धारा दो भागों में जा रही है, एक IA और एक ISH। एक IA और दूसरी कौन सी है, ISH। दो भागों में जा रही है। यदि हमारे पास देखो शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान तो क्या होता है, ज्यादा। प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तो धारा का मान क्या होता है, कम। और यदि मैंने प्रारंभ में लोड जोड़ दिया मोटर के साथ में तो लोड जोड़ने पर क्या होगा कि हमारे पास इसमें धारा और ही क्या जाएगी, कम। तो ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने डीसी जनरेटर के टाइम भी लिखा था, अब भी वही लाइन लिखनी है कि इसको प्रारंभ में लोड संयोजित नहीं किया जाता। प्रारंभ इसको बिना लोड के चालू किया जाता है ताकि शंट फील्ड वाइंडिंग एक बार अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर ले। एक बार ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेती है फिर मोटर लगातार रूप से कार्य करने लग जाती है, क्योंकि इसकी गति तो क्या रहती है, नियत ही रहती है। ठीक है, ये लो। अब ये हमारे पास है प्लस, ये है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इक्वेशन है जो लिखना है, ध्यान से देखना कि देखो बाहर निकलते समय वोल्टेज क्या भाई, प्लस का V। बाहर निकलते समय क्या होगा, माइनस का IARA। ठीक है। और बाहर निकलते समय क्या होगा, माइनस का EB बराबर क्या होगा, 0। तो पूछे EB बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सप्लाई वोल्टेज जो है उनमें से मान क्या होगा, घटेगा। यही मामला है।
और इसकी जगह पूछे V बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे EB प्लस IA है। इन दोनों को मिलाकर भी एक बार कोई सवाल रहता है कि IA खुद क्या है, तो आप देखो EB इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V माइनस EB बटा क्या हो जाएगा, R है। ये सब तरीके से सवाल पूछा हुआ, ये तीनों पूछे हुए हैं, लेकिन कोई सा भी लिखे इक्वेशन तो ऐसे ही बनी, इससे पहले कोई सी इक्वेशन निकालो ना, वो तो ये V माइनस IA है माइनस EB बराबर 0। साथ में ये भी पता है कि इसमें जो धारा I है वो दो भागों में बंट रही है, तो IA प्लस क्या होगा, ISH। IA निकालने का तरीका पता चल गया, और ISH कैसे निकलेगा, ISH ये वोल्टेज उतना ही वोल्टेज ये है, तो V बटा क्या आएगा, RSH। V बटा क्या होगा भाई, RSH। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन नोट कर लो, ये हमारे पास शंट को सवाल हल करने के लिए आवश्यक है। सर इक्वेशन कैसे बनती है, प्लस माइनस कैसे लगते हैं, एक बार बता दो। ये लास्ट थी, आज के बाद मैं लिखूंगा भी नहीं। अब पूरा ही हो गया, लास्ट में वापस होगा वही मामला रहता है, क्या करूं मैं। इतनी जगह इक्वेशन लगा दी, इतने जगह केवीएल कैशल कर दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट तक वही रहा। आज ये लास्ट इक्वेशन, इसके बाद है भी नहीं कहीं। एक बार बता दो। और जो इतनी बार बता रखी, एक एक लाइन बता रखी है, केवीएल कैसीएल जहां पढ़ते हैं वहां आप प्लस माइनस जाके निशान देखें ध्यान से। बाहर निकलने वाला निशान लेना होता है हमेशा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लिख लिया भाई।
हो गया। चलो अब हमारे पास अभिलाक्षणिक ग्राफ बना दें। तो सबसे पहले देखते हैं गति के बारे में। आपने यही देखा था एन समानुपाती ईबी बटा फाई, है कि नहीं है? अब इसमें शंट मोटर है, शंट मोटर में फ्लक्स हमारे पास क्या होता है भाई? नियत। क्योंकि आप देखो कि शंट मोटर में ये वोल्टेज V है, तो यहां वोल्टेज क्या रहेगा? V। वोल्टेज फिक्स है, प्रतिरोध फिक्स है, तो धारा भी इसमें प्रवाहित होने वाली क्या है? फिक्स है। इसलिए यहां पर चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, वो तो क्या रहेगा? नियत। ये तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा नहीं? ये बढ़ेगा घटेगा क्या? नहीं। उस समय तो श्रेणी में था, कल हमने देखा था सीरीज मोटर, श्रेणी में तो लोड के साथ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है लोड बदलो, आर्मेचर धारा बदलो, कुछ भी बदलो, ये वोल्ट है तो यही रहना है। प्रतिरोध फिक्स है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? नियत। अच्छा, फ्लक्स नियत है तो बताओ एन समानुपाती क्या हो गया? ईबी। सो एन समानुपाती ईबी की जगह मैं ये लिख दूं क्या? V माइनस आई ए आर ए लिख सकता हूं। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा ग्राफ कैसे बनेगा। डूपिंग, क्योंकि धारा ही है ना भाई। होना क्या चाहिए भाई? नियत। लेकिन ये मान क्या होता है? थोड़ा सा घट जाता है। इसके कारण आई ए आर ए के कारण, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डूपिंग। या आई ए लिखो या आई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका भी लाक्षणिक ग्राफ तो फिक्स हो गया। अब एक मेरे पास और सूत्र किसका था? टॉर्क का। टी बराबर मेरे पास सूत्र था के गुणा फाई गुणा आई ए। ये क्या है भाई? शाबाश। तो बताओ टॉर्क किसके समानुपाती हुआ? कितना आसान हुआ। जब हमारे पास समानुपाती है तो रेखीय है, परवलय है? रेखीय। रेखीय बनेगा ना। यदि वर्ग के समानुपाती होता तो होता परवलय। तो ये रहा धारा, ये रहा टॉर्क। बताओ ये हमारे पास बनेगा रेखीय है ना? रेखीय। ये लो, तो ये है समांतर का अभिलक्षण, टॉर्क तथा लोड का, ये गति तथा लोड का। हो गया? करो नोट।
लिख लिया भाई। तो ये अभिलाक्षणिक ग्राफ रटना नहीं है, केवल समझना सिंपल वे में, सिंपल लॉजिक का मामला है। ओके, अब हमारे पास इसके आगे आता है मामला। इसके आगे हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहां करते हैं। पहले तो ये तो देखो, इसका उपयोग कहां किया जाता है। कम लोड व नियत गति के लिए। इसका उपयोग कहां किया जाता है भाई। कम लोड व नियत गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब है एग्जाम्पल बताओ। तो आप कहेंगे लेथ मशीन में एक होता है मशीन टूल, एक होता है लेथ मशीन मशीन टूल, प्रिंटिंग प्रेस, जहां भी नियत गति की कोई मशीन लगानी है वहां सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैं? हाँ, लेथ मशीन एक मशीन होती है। क्या तुम्हें क्या बताऊं, ये टूल्स बनाते हैं जो ये फिटर वाले बनाते हैं ना, कोई भी जॉब वर्क करते हैं तो जॉब वर्क कोई भी बनता है तो लेथ मशीन पे बनता है। लेथ मशीन एक टर्नर वालों के एक सेमेस्टर है पूरा मशीन के बारे में। हाँ, बाकी तो क्या है कि मशीन देखी हुई है, मैं बताऊं क्या। यही है ना भाई। क्या हुआ है, स्वचालित नहीं, नहीं नहीं करेंगे, काम में नहीं लेंगे, आगे बताएंगे, कारण आ जाएगा। लेथ मशीन मशीन टूल प्रिंटिंग प्रेस, रोलिंग मिल में भी कर सकते हैं। ये स्टील मिल या रोलिंग मिल जो भी है इनमें भी काम में लिया जा सकता है। जहां नियत गति से संचालन हो वहां काम में लिया जाता है। क्लियर। अब आता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती है। एक है, आवाज नहीं भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यानी यहां पर कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, शंट में सीरीज का दोनों का जुड़ेगा। कम्युलेटिव कंपाउंड है अधिक लोड पर नियत गति से संचालन। यहां लिख दो, लोड परिवर्तन पर भी कम भी हो सकता है, अधिक भी लोड हो सकता है। गति का संचालन क्या होना चाहिए, नियत, वहां काम में लिया जाता है। इसके लिए कहां काम लेते हैं भाई। एक होता है एलिवेटर। एलिवेटर किसे कहते हैं, लिफ्ट को।
एक होता है हमारे पास स्वचालित सीढ़ियां, जिसे एस्केलेटर कहते हैं, स्वचालित सीढ़ियां। वहां इसको काम में लिया जाता है। तो लिफ्ट, लिफ्ट में देखो आदमी एक भी बैठे और 10 आदमी भी एंटर हो तो उसकी गति क्या रहनी चाहिए भाई, सेम ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक जना बैठा उसको उड़ा के ले जाए बहुत तेज गति से, तो वो भी ठीक नहीं है ना। स्वचालित सीढ़ियों के साथ भी यही है, वो लगातार चलती रहती है। कई बार आप देखते हो स्वचालित सीढ़ियों की उस पूरी लाइन में, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है, कोई ट्रेन आई है तो उस समय जब सवारी उतरते हैं तो लगभग 70-80 जना उसी पे होते हैं, तो भी वो नियत गति से चल रहा है। और कभी कोई ट्रेन का शेड्यूल नहीं होता, तो अकेला बंदा जा रहा है तो भी वो वही गति होती है, तो उसकी गति क्या रहनी चाहिए, वही। तो वहां पर किसको काम में लोगे, कंपाउंड मोटर को। दूसरी मोटर है हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दूसरी हमारे पास कौन सी होगी भाई, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ये कहता है हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है वो शंट और सीरीज का क्या हुआ, अंतर, ठीक है। अब अंतर करने पर क्या मामला बना कि गति है जो फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अंतर होने पे फ्लक्स घटा तो गति क्या होगी, बढ़ी। और इसकी जैसे ही हम इसको प्रारंभ करते हैं, इसका लोड क्या हो गया, मतलब ये गति क्या होगी, बहुत ज्यादा भयंकर गति के कारण इसको उपयोग में नहीं लिया जाता। लोड बढ़ने पर गति बढ़ती रहती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। सेंट्रीफ्यूगल मोटर यानी अपकेंद्रीय मोटर है, अपकेंद्रीय मोटर है जो नियत गति से चलने वाली मोटर है। अपकेंद्रीय मोटर तो नियत गति चलती है ना, वो हमारे पास किस में आ जाती है, शंट में आ जाती है। अब ये मोटर का वर्गीकरण पूरा हुआ। यदि आपके किसी के पास किताब या डाउट है तो शंट मोटर के न्यूमेरिकल सवाल उसमें है, वो करवा सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। घर पे जाके तो आप वैसे भी पढ़ेंगे नहीं, नहीं पढ़ते हैं अभी। है किसी के पास रामायण बुक है थोड़ी, कोई तो लेके आया ही होगा। कोई चेक करो जिसके बैग में होगी उसने बाहर नहीं निकाली होगी, ऐसा रह जाता है भाई। है किसी न किसी के पास मिल जाएगी, वो आगे भेजो। मैं सवाल करवा देता हूं जो परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, क्योंकि शंट मोटर के सवाल परीक्षा पूछते हैं आपको। मैं अभी नहीं कराऊंगा, आप घर पे जाके भी तो नहीं पढ़ते हैं, लफड़ा क्या एक है। आवाज नहीं भाई, सवाल है
10 HP 250 वोल्ट डीसी मोटर में फुल लोड पर करंट क्या है? डीसी मोटर में फुल लोड पर करंट क्या है? ठीक है, ऑप्शन है ए 30 एम्पियर, बी ऑप्शन है 10 एम्पियर, सी ऑप्शन है 15 एम्पियर, डी ऑप्शन है 20 एम्पियर। आप एचपी का मान 746 ले चाहे 735.5 ले, एग्जैक्ट उत्तर तो किसी में भी नहीं आएगा, लेकिन लगभग मान आएगा। तो देख लो लगभग मान आएगा तो किस में आएगा। तो आप कहेंगे I बराबर क्या होता है भाई? P बटा V। तो P हमारे पास क्या 10 HP है, HP को 746 लिख दूं, आप 735.5 लिखोगे तो भी लगभग भी मान आना है, बटा V कितना है 250, काटो 0 से 0, आप 25 का देंगे भाग। आपको पता है कि सारे ऑप्शन दूर दूर है, 20 के बाद सीधा 30 आया, 750 होता है तो बराबर किसका भाग होता है? 30 का। 750 होता है, ये 746 से 30 है, थोड़ा सा कम है, लगभग में आप क्या लिख देंगे? 30 है। एग्जाम में इतना ही टाइम लगाना इसमें तो, क्योंकि 750 होता है पूरा 3 का भाग जाता, और 746 से 30 है, थोड़ा कम है, लेकिन ऑप्शन सारे दूर दूर है, इसलिए अभी आपका चाहिए 29 एम्पियर है, चाहे 29.5 है, चाहे 28.5 है, करना तो 30 ही पड़ना है कि नहीं है? चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट। क्या हुआ भाई? है खड़े हो जाओ, दोनों जने खड़े हो जाओ। कौन निकाल रहा था आवाज? अरे कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कौन आवाज कौन निकाल रहा था? सबसे इस साइड में सेकंड लास्ट बंदा खड़ा हो, सेकंड लास्ट। हाँ तुम खड़ा हो। आप आवाज निकाल रहे थे कि आपका पड़ोसी निकाल रहा था? सवाल इतना ही है। आप ही थे? पड़ोसी था? पड़ोसी आजा भाई। तो आप है वो। एक मिनट क्या हुआ? इधर आओ, मैं आगे लाऊंगा। अरे तो बिना किताब कैसे आगे लाऊं? थप्पड़ मारूं? ये तैयार होके आ रहे हैं कि आप तो पीट ही दो।
देखो कि पहली बात तो आपने आवाज निकाली तो आपको ऐसे कैसे लगा कि मैं पकड़ में नहीं आऊंगा? ऐसे क्यों लगा आपको कि आप ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा होशियार हैं? इसको बैठा लो, इधर कितने बैठा लो हैं? शर्म नहीं आई तुझे? नहीं तो क्लास के बेफालतू में डिस्टर्बेंस थे ना, क्या मिला आपको? देखो कि मैं ऐसा मामला है, मैं बताऊं आपको एक सिंपल। आपको लगता है कि आप गर्दन नीचे करके आवाज निकाल लेते हैं, यहां पर आके खड़े होंगे ना, जिधर से आवाज निकाले पड़ोसी आपके पास में होते हैं, वो तुरंत आपकी तरफ देखते हैं। मैं तुरंत नजर फॉलो कर लेता हूं, मैं कहता हूं आदमी किधर है, तो मुझे दो आदमी मिले, तो में से तू पकड़ा गया। इसलिए ज्यादा माथा फोड़ी करनी नहीं पड़ती है, यही तो करना पड़ता है भाई। दो 220 वोल्ट डीसी, आर्मेचर का प्रतिरोध है 0.5। नीचे लोड पर संचालित करने के लिए आर्मेचर धारा लेता है 20 एम्पियर का, और डीसी मोटर कौन सी है इसने बताया नहीं, सीरीज एक्सेंट है क्या है। इसने एक कहा कि ब्रश है, जो उस ब्रश का ड्रॉप है 2 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए आंकड़ा के हिसाब से निकालना। वैसे भी तो इससे पता चला कि मोटर संटी है, सीरीज तो है नहीं मोटर। सीरीज होती तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग काम में आती है बीच में, और उसको मान देना पड़ता। इसने मान दिया नहीं, तो इसका मतलब संट है, संट में उसका काम है नहीं। आप वोल्टेज निकालो ब्रश का, तो वापस ड्रॉप है, तो वो भी तो माइनस ही करना पड़ेगा, तो कर लो माइनस, आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन है 237, 208, 220 और 232। तो ये है मामला। ठीक है, तो आप देखेंगे ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ यानी ईबी होता है, ईबी बराबर क्या होता है भाई? हैं? तो आप कहेंगे V माइनस IARA, यही होता है। ठीक है, V का मान कितना है भाई? 220। आपको पता चल गया भाई 220 में से घटाना ही है। अब ऑप्शन देखो क्या है, 237, 208, 220 और 232। 208 उत्तर तो वैसे ही आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। IA का मान कितना है? 20। RA का मान कितना है? 0.5। और ब्रश का ड्रॉप दिया हुआ है तो लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना। अब ब्रश का ड्रॉप कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट, माइनस का 2। बता दो, निकाल लो भाई। 220 में से 10 घटाया -2, 12 घटा दिया तो क्या बच गया? 208। लिख लिख, अब तो आगे रहे। मेरी नजर कम में है कि आपने लिखा गड़बड़ है? ये भी बराबर लिखा मैंने आगे नहीं सुना। आपने बराबर का खा गए क्या है? हाँ, खा ही गए। पीछे रह गए, पीछे तुम बहुत रह गए पीछे। उधर इधर बराबर का निशान, सूत्र तो सही लिख, ये भी गुणा भी लिख रहा है, ये ठीक नहीं ना। सवाल सोल्व करने का तरीका होता है, बेसिक तरीका लगाओ, सवाल सोल्व हो जाएगा।
एक शंट मोटर का सवाल आपको और देते हैं, लिख लिया भाई। दो 210 वोल्ट डीसी धारा, डीसी शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेता है। 210 वोल्ट कितना लेता है भाई? 30 एम्पीयर की धारा लेता है, देता है मतलब जो भी है। 210 वोल्ट डीसी मोटर 30 एम्पीयर की धारा लेता है। कहां से लेगा भाई? सप्लाई से। 1200 आरपीएम पर, और 1200 आरपीएम पर चलता है। आर्मेचर का प्रतिरोध इन्होंने दिया है 2.5 ओम, और शंट क्षेत्र का प्रतिरोध दिया है 210 ओम। पूछा है शंट क्षेत्र की धारा कितनी है? ऑप्शन है 2.5, 2, 1.5, 1। कुछ है ही नहीं सवाल में। एक एम्पीयर आया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो शंट धारा है वो वोल्टेज बटा आरएसएच है, यही था। तो शंट धारा वोल्टेज का मान कितना है? 210 बटा आरएसएच का मान कितना है? 210। 210 बटा 210 कितना होता है? 1 एम्पियर। 210 बटा 210 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्लियर? आई एस एच बराबर वी बटा आर एस एच। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट सवाल। क्षेत्र प्रतिरोध, डीसी शंट मोटर है, आवाज नहीं भाई। क्षेत्र प्रतिरोध है 200 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध है 2 ओम, सप्लाई वोल्ट है 100 वोल्ट, गति है 500 आरपीएम, सप्लाई धारा पता लगानी है, और ईबी है, ईबी का मान दिया 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम। आई निकाल, आई बराबर क्या होता है भाई? आई एस एच प्लस आई ए निकाल लो।
क्या 10? ऑप्शन है ही नहीं। पांच और 5.5 और 50 और 50.5 उत्तर है, ऑप्शन है। इसमें मैं अपने तरफ से आपको इतना सा मदद कर दे सकता हूं कि ईबी 0.1 वोल्ट प्रति आरपीएम है, तो कुल ईबी का मान बता सकता हूं मैं। 0.18 वोल्ट तो 1 आरपीएम का है। 500 आरपीएम में कितना हो जाएगा, गुणा 500 बराबर वोल्ट कितना हो जाएगा, 90। ये मेरी तरफ से हो गया, बाकी आप निकालो। एक और देख लेते हैं, ये आई क्या होगा भाई। आई बराबर होता है आई एस एच प्लस आई ए। सही बात है ना। आई एस एच निकाल लो, आई आ जाएगा। हेलो सर, सब रिकॉर्डिंग क्लास ही डाल रहे हो, लाइव नहीं डालो क्या? रिकॉर्डिंग कोर्स ही डाल रहे हैं? आपके कोर्स में रिकॉर्डिंग क्लास आती है क्या? तो आपका जो भी नाम है भाई, आप पढ़ा करें, रेगुलर क्लास अटेंड किया करें, आपको पता चलेगा लाइव है। और ऐसा शक नहीं किया करें, ठीक नहीं है ना भाई। एक इवनिंग वाला बैच में बच्चा था, कमेंट तो उसने किया था, उसने कहा ये मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये लाइव चल ही नहीं रही है, पैसे ले लिए पूरे लेकिन लाइव पढ़ा ही नहीं रहे, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर मैंने उसका मैसेज पढ़ा, मैंने कहा आपका मैसेज ये है, मैं लाइव हूं और अब आपका कोर्स हटा रहा हूं, आपको कंफर्म हो जाएगा मैं लाइव था। हटाना पड़े। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। है ना, मतलब तो यही होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से रहना होता है। अब ये जो भी बच्चा है रेगुलर पढ़ता नहीं है, तो उसके साथ यही मामला है। 5.5 चलो 5.5 है ना। अब देखो ध्यान से, आई एस एच बराबर आपने देखा था V बटा आर एस एच होता है, ये तो जानते हो ना भाई। और V का मान आपको कितना है 100, आर एस एच का मान कितना है 200, भाग दोगे तो आएगा 0.5। एक आपके पास इक्वेशन थी V बराबर ए बी माइनस आई ए आर ए कर दूं। V का मान कितना है 100, ई बी का मान कितना है 90। ऐसे थोड़ी था, उल्टा लिख दिया मैंने, वहां प्लस लिख देता वहां तो भी काम चल जाता। ई बी बराबर V माइनस आई ए आर, इक्वेशन ये थी। ई बी बराबर कितना वोल्ट है 90, V कितना है 100, आई ए हमें ज्ञात करना है और आर ए का मान दिया 2। आई ए इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणा आई ए, और 90 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 100 माइनस 90 कितना हो गया 10। तो आई ए बराबर क्या हुआ 10 बटा 2 बराबर क्या है 5 एम्पियर। तो आई बराबर क्या हुआ आई एस एच प्लस आई ए। आई एस एच कौन सा मान है भाई 0.5, और आई ए का मान कितना है 5, कुल मिला के उत्तर क्या हो गया 5.5 एम्पियर। कुल मिला के उत्तर हो गया 5.5 एम्पियर।
ओके भाई, अब और किसी का डाउट है तो पूछ लो, कोई न्यूमेरिकल डाउट है तो भी पूछ लो। ये डीसी मोटर का वर्गीकरण कंप्लीट है, इसमें सवाल ऐसे ही आते हैं और सवाल ठीक ठाक न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, बाकी सवालों को उत्तर देने के लिए जो कॉन्सेप्ट लिखे गए ना वही आएंगे काम है। जैसे डीसी शंट मोटर का सवाल मैं पूछ लेता हूं भाई, डीसी शंट मोटर का क्षेत्र परिपथ यदि हल्के लोड पर खुल जाता है, सीरीज का तो मैंने बताया आपको लिखाया, शंट का यदि फील्ड वाइंडिंग खुल गई तो बताओ मोटर क्या होगा? बंद हो जाएगी। गलत, सीरीज में बंद हो रही थी, शंट में तो परिपथ पूरा है। अच्छा अब देखो, यदि फील्ड वाइंडिंग खुली तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो, और फ्लक्स जीरो होगा तो गति क्या होगी? भयानक, तो गति हो जाएगी बहुत ज्यादा। कंडीशन चेक करो, कंडीशन इसी प्रकार की आपके इसमें कंडीशन रहती है। है 24 नंबर सवाल, आवाज नहीं भाई। डीसी शंट यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यही था ना? हाँ, डीसी मोटर का यदि ये कह रहा है बैक ईएमएफ समाप्त हो जाए तो क्या होगा? बैक ईएमएफ समाप्त होने पर धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धारा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए हम कहते हैं धारा बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। जब बैक ईएमएफ जीरो हो तो धारा भी कम रहे, इसलिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? स्टार्टर। मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? इसीलिए हम स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर लगाने का कारण यही होता है कि भाई स्टार्ट लगाते हैं, कहते हैं प्रारंभ में क्या होता है कि आर्मेचर का प्रतिरोध तो कम होता है, बैक ईएमएफ जीरो है तो धारा का मान बहुत ज्यादा है तो वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए हम लगा देते हैं स्टार्टर। स्टार्टर होता तो प्रतिरोधक है, जब प्रतिरोध लगे तो धारा क्या हो गई? कम। जैसे जैसे बैक ईएमएफ आएगा वैसे वैसे धारा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये मामला है। और कोई सवाल? और किसी का है कोई सवाल? नो स्टडी नो कंफ्यूजन है आपका, तो आप यहां का आके ले लेना, ठीक है? नहीं तो जाते जाते पता नहीं आगे रूट चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? ओके, कल मेरी क्लास नहीं है, सोमवार को। कल प्रयागराज जा रहे हैं। क्या हुआ? वहां मीटअप है, केवल एक ऑडिटोरियम है उसमें मीटअप है, जैसे आप बालक हो वहां भी बालक है। नहीं अभी तक नहीं, आगे का मैं कह नहीं सकता है। रास्ता बना हुआ है वैसे तो, मेरे हिसाब से तो वो नेशनल हाईवे है वो तो। रास्ते सारे बने हुए होते हैं, और जीवन में रास्ते वास्ते लफड़ा नहीं है, लफड़ा होता है मेहनत का। इसको पंचायतें चाहिए सारी, तो ये है मामला। तो कल मेरी क्लास नहीं, सोमवार को वापस मेरी क्लास होगी। और कंप्यूटर आपके चल रहा है? बाकी अभी बाकी है, कितना बाकी है? कल परसों 2 दिन में होगा। ठीक है, एक मिनट, क्या कह रहा हूं?